Okay, students, how are you? I hope you all are fine. So actually, I am just taking a new topic for your convenience. Topic we are taking from the chapter Chemical Kinetics. We all know chemical kinetics means branch of chemistry which deals with the rates of reactions, factors affecting the rate of reactions and the reaction mechanism. जब हम इन तीनों चीजें एक साथ पढ़ते हैं तो then this branch of science or chemistry is called as chemical kinetics. अब इस chemical kinetics में मैं शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल नहीं करूंगा बिकॉज दिस टॉपिक इज शेयर्ड और डिस्कस इन अनदर वीडियो. दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. लेट अस कंसीडर, अगर मेरे पास एक रिएक्शन चल रही है, लेट अस कंसीडर दिस रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट. R stands for reactants, P stands for product. So what do we find? The rate of this reaction, if you want to say, you can say rate of reaction is equals to minus change in molar concentration of R upon change in time. You all know it well. Minus sign का meaning भी आप जानते हो, because concentration of reactant decreases during the reaction. Similarly, you can also write rate of reaction is equals to change in concentration of product upon change in time. तो ये आप इस रिएक्शन के रेट्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. And I am definitely sure आप मानते हो ये एवरेज रेट्स ऑफ रिएक्शंस कहलाते हैं. Why? Because here we compare a larger change in larger concentration, a larger change in concentration in larger interval of time, and we also discuss in the same video that is rate of reaction is equals to can also be expressed. If this is average rate of reaction, so then we can have instantaneous rates of reactions also. They can also be represented as R instantaneous. This symbol can be given, and then what do we write? Minus dr upon dt, or rate instantaneous is equals to dp upon dt. So this d stands for small change, infinitely small change in concentration of reactant and product in infinitely small interval of time. तो ये एक जनरल आई जस्ट रिवाइज कि हम रेट्स का मतलब क्या है. रेट्स मींस वी से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. तो आइदर वी फाइंड एवरेज और वी फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ रिएक्शंस. नाउ व्हाट नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक विद यू. हमको पता लग गया रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स, और उन सभी रिएक्शंस के होने का अपना एक रेट है, अपनी एक स्पीड है. अब इस वक्त जो मैं आज आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, नाउ द नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद यू कि किसी रिएक्शन का रेट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. Somewhere we observe that if we increase the temperature, reaction becomes faster. Somewhere we observe that there are certain reactions which takes place only in presence of certain radiations. Sometimes catalyst की presence में reaction बहुत fast हो जाता है. इसका मतलब rate of reaction बहुत सारे factors पे depend करता है. What are the important factors which we have to discuss? Factors affecting rate of reactions. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस. व्हाट आर द फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शंस पे इफेक्ट डालेंगे? तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट जो हमने प्लस 2 स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करना है. सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यू ऑल नो माय डियर, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा, अगर आप रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे बच्चे, तो रिएक्शन भी फास्ट होगी. अगर रिएक्टेंट कम होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा. सिंपल. आप रिएक्टेंट ज्यादा डालो, रिएक्शन फास्ट. रिएक्टेंट कम रखो, रिएक्शन भी कम होगा, रिएक्शन भी स्लो होगा. सेकेंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नो डाउट हम एक जनरल सा रूल बताते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. आप टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है. और इन शॉर्ट अभी के लिए कि विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन
डबल्स। मीन्स अगर मैं बोलूं टेम्परेचर विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, आप 10 डिग्री सेल्सियस राइज करो टेम्परेचर को, विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, रिएक्शन डबल्स इटसेल्फ। ये टेम्परेचर इफेक्ट की बात बता रहा हूं मैं आपको। सिमिलरली हम बात करते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है, कैटलिस्ट। मालूम है यार आपको, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस, वैसे जनरल डेफिनेशन तो ये कहती है कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बट कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which increases or decreases the rate of reaction। और हमने यहां पर हमें उन कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करना है बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, मींस, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे मींस हमने बेसिकली यहां पर जो आपसे डिस्कस करना है, हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करना है। पॉजिटिव कैटलिस्ट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट? The positive catalyst means which increases the rate of reaction, increases the rate of reaction। ये positive catalyst आएगा, increases the rate, सिंपल सा लॉजिक है। ये तीन फैक्टर्स हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं, नो डाउट। इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालता है, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, और मैं इसको और शॉर्ट में बोलूं तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है हमारे पास। Photochemical reactions means we have certain reactions which takes place only in presence of sunlight। बिना सनलाइट के रिएक्शन ही नहीं होगा। Photochemical reactions, photosynthesis is the best example। अदरवाइज आपको याद होगा 11th में भी हम पढ़ के आए थे कि जब मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करता है, it reacts only in the presence of sunlight to form CH3Cl। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस में काउंट हो। इसके अलावा नो डाउट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, बट नेचुरल मेरे बच्चों, सरफेस एरिया, अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होने पर उसको ज्यादा चांस मिलेगा रिएक्ट करने का। सरफेस एरिया कम है, इट विल गेट लेस एरिया, लेस चांस टू रिएक्ट, टू इंटरैक्ट। इसलिए शायद सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं, हमें भी रिएक्शन कराना है, अगर कोई सब्सटेंस पाउडर्ड फॉर्म में है, इट रिएक्ट्स फास्टर सॉलिड की बजाय। और इसी तरीके से सरफेस एरिया, अगर हम बात करें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करेगा। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड करेगा, हम सबको मालूम है, जब हमें रिएक्शन करानी है तो सॉलिड सब्सटेंस की बजाय अगर वही सब्सटेंस सॉल्यूशन स्टेट में होगा तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में वो आयनाइज हो गया या डिसॉल्व हो गया तो इट गेट्स ए बेटर चांस टू रिएक्ट। एक लास्ट, लेकिन वो फैक्टर सिर्फ फर्क डालता है गैसियस रिएक्टेंट जब हो, एंड दैट इज प्रेशर। If you increase the pressure, जब gaseous reactants होंगे तो rate of reaction भी fast होगा। अगर gaseous reactants नहीं है तो pressure does not affect much। इसको ध्यान रखना। तो these are the factors which affect the rate of reactions। हमने इन पहले तीन फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करना है। I hope you got it। आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, हमने तीन फैक्टर्स को डिस्कस करना है इन डिटेल। और सबसे पहले जो मैं इस वक्त आपसे लेकर के चल रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई एम टॉकिंग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक जनरल सी मैं अगर आपसे बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट ए जनरल कंसेप्ट, अभी बताया more reactant, higher the rate of reaction, less reactant, lesser the rate of reaction। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, अगर रिएक्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली कम होगा। मेक इट वेरी क्लियर, मेक इट वेरी श्योर। ये तो हम जनरल बोल रहे हैं ना कि ठीक है रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन भी फास्ट होगी, लेकिन इसका पहला क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ concentration of reactant on rate of reaction, I repeat, quantitative effect of concentration of reactant
on rate of reaction was first studied by Gullberg and Veitch. These were the two scientists जिन्होंने सबसे पहले क्वांटिटेटिव इफेक्ट को स्टडी करके बताया. क्वांटिटेटिव इफेक्ट मींस कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और उन्हें एक लॉ दिया. अब मैं लॉ बोल रहा हूं, क्या लॉ दिया इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. इसको बुलाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. या आपने खुद लिखना है, मैं सिर्फ आप इसको डिटेल कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं. आई एम सिंपली स्पीकिंग. लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वेइच. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, फिर मॉडिफाई करूंगा मैं इसको. गुलबर्ग एंड वेइच टोल्ड दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of any reaction is directly proportional to the multiply of or the product of molar concentration of reactant. सबसे सिंपल, लाइक सपोज किया फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन चली, रिएक्टेंट A रिएक्टिंग विद B टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. तो गुलबर्ग एंड वेइच ने क्या बोला? गुलबर्ग एंड वेइच ने बोला कि ये जनरल तो मालूम है, अगर ए और बी ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन उन्होंने इसको एक क्वांटिटेटिवली बोला और उन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सी नाउ आई राइट इट स्लाइटली बोल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, दिस स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो करता है. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ और द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा. अब अगर आप कहेंगे कि सर यहां तो आपने ए और बी के 1-1 मोल ले लिए, लेकिन कई सारे रिएक्शंस होती है जहां रिएक्टेंट के ऐसे ज्यादा मोल्स होते हैं, एक से ज्यादा, तो उनको कैसे करेंगे? तो उसके लिए रूल मॉडिफाई हुआ, और जब रूल मॉडिफाई होकर के आया, हमने माना लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, और हमने रिएक्शन क्या मानी कि लेट ए मोल्स ऑफ ए, नाउ अब मैं मोल्स भी ले लिया, लेट ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी to form products. तो ये रूल चेंज हुआ, ये लॉ मॉडिफाई हुआ, और तब गुलबर्ग एंड वेइच ने लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे बोला? मैं बोलता हूं फिर मैं लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ और मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज़ टू द पावर इक्वल्स टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. आई रिपीट, आप पहले देखो, ये जो होते हैं ना, ये ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, जो डिजिट्स लिखते हैं ना मॉलिक्यूल से पहले, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोले जाते हैं. क्यों यूज किए जाते हैं? टू बैलेंस द इक्वेशन. ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बुलाए जाते हैं. राइट? तो क्या बोला गुलबर्ग एंड वेइच ने? क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ multiply of product of molar concentration of reactant. Rate of reaction directly proportional to multiply of molar concentration of reactant each raised to the power equals to their stoichiometric coefficients. Means R is proportional to A to the power A into B to the power B, जहाँ small a और small b इनके stoichiometric coefficients. रादर हमने इसको मॉडिफाई किया और हमने बोला R इज इक्वल्स टू K. K दे, कांस्टेंट तो डालना ही पड़ता है ना बच्चों. R इज इक्वल्स टू K इनटू A टू द पावर A इनटू B टू द पावर B. ये एक लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक रूल निकल के आ गया. मैं कल आपको सब कुछ समझ में भी आ गया. डेफिनेशन बार-बार सुनना, इट विल मेक इट मोर क्लियर. अब सब कुछ सेट था, लेकिन इस बीच में साइंटिस्ट आए, कुछ और डिस्कवरीज हुई. तो एक डिस्कवरी से हमको पता लगा कि ये जो लिखा जा रहा है ना, R इज इक्वल्स टू K इनटू A टू द पावर A इनटू B टू द पावर B, बेस हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिएक्शन के होने में रिएक्टेंट A के सभी A मोल्स
और रिएक्टेंट बी के सभी बी मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो निकल के आ रहा है यहां पर, लेकिन हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन से ये ऑब्जर्व किया कि भैया ऐसा जरूरी नहीं होता कि जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट ए के सभी ए मोल्स और रिएक्टेंट बी के सभी बी मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट भी डालें, ऐसा जरूरी नहीं होता। आई रिपीट, यहां ए के ए मोल्स हैं, बी के बी मोल्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये सभी ए और बी मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें लगातार और रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालें, ऐसा नहीं होता। ये हमको यहां देख करके नहीं पता लगेगा, ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, तो हमने बोला कि ये तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये सभी रेट के रेट इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो हमने एक नया एक्सप्रेशन दिया और हमने क्या बोला, उस नए एक्सप्रेशन में हमने बोला दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज रेट लॉ। दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। हमने इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन नाम दिया। और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हुआ, हमने बोला इसी रिएक्शन के लिए फॉर द सेम रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of A to the power X into molar concentration of B to the power Y। मींस इसी रिएक्शन का रेट मोलर रिएक्टेंट A की X पावर पे डिपेंड कर रहा है और रिएक्टेंट B की Y पावर पे डिपेंड कर रहा है। अब आप कहेंगे सर X और Y कौन सी कंसंट्रेशंस हैं, तो मैं बोलूंगा बच्चों X and Y are those concentrations of reactant which are actually taking part in reaction and which are actually governing the rate of reaction। and एक चीज और बोल दूं, these molar concentration, these powers of A and B, X and Y, they may be or may not be equals to these stoichiometric coefficients। make it very clear, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि A और B पे इन कंसंट्रेशन पे कभी डिपेंड ही नहीं करेगा, नो। हमने एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया इसी रिएक्शन का रेट A की X पावर पर और B की Y पावर पर डिपेंड कर रहा है। और मैंने क्या बोला, ये X और Y जो पावर्स हैं, जो कंसंट्रेशन A और B की पावर्स हैं, they may be equal to these stoichiometric coefficients or may not be equal to stoichiometric coefficients। तो हमने ये रेट लॉ, ये एक्चुअल रेट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, आपने रिएक्शन देखा और लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दिया, ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। एक एग्जांपल के लिए फिर मैं इसको रब कर दूंगा, मेरे पास एक रिएक्शन है ट्वाइस NH3 N2 + 3H2, ये ब्रेक हो रहा है। अब मुझे कहा जाएगा रेट लिख के बता भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा R = K into molar concentration of NH3 raised to power 2। सीधा, कुछ नहीं, यहां देखा पावर 2 मैंने लिख दिया। लेकिन जब मुझे कहा जाएगा रेट लॉ लिखो, तो मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा चेक करूंगा, और जब मैंने एक्सपेरिमेंटल डाटा जो मुझे मिला, कैसे करेंगे बताएंगे आपको आगे, तो मुझे पता लगा R = K into molar concentration of NH3 to the power 0। मींस इसी रिएक्शन का रेट लॉ निकल के आया NH3 to the power 0। मींस इस रिएक्शन का रेट NH3 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये है एक्चुअल रेट बताने का तरीका, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये है रेट लॉ। और इसी तरीके से हम इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स each raised to some power which may or may not be equals to stoichiometric coefficients। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ट्वाइस HI सॉल्यूशन में है, H2 और I2 देता है। अब मैं जब मुझे कहा जाएगा इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, मैं लिखूंगा R = K into HI to the power 2। और मुझे कहा जाएगा रेट लॉ लिखो, तो मैं लिखूंगा R = K into HI to the power 2। ये रेट लॉ है। इसका मतलब रेट लॉ क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेयर ईच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर
which may not be equals to stoichiometric coefficient or which may be equals to stoichiometric coefficient. ये रेट लॉ आ गया आपके पास, आपको समझ में आ गया आई एम श्योर। अब हमने क्या किया, हमने इस रेट लॉ को आगे मॉडिफाई किया, डालना पड़ेगा कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट डाला, हमने डाला r is equals to k into molar concentration of a to the power x into b to the power y। इस k को हम बुलाते हैं रेट कांस्टेंट और हम इसको बुलाते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। समझाता हूं मैं, हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों, व्हाई डू वी कॉल इट, व्हाई डू वी कंसीडर इट एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, राइट। सुनिए आपने क्या किया, सुन लीजिए, आपने एक्सप्रेशन लिया r is equals to k into a to the power x into b to the power y। r is equals to k into a to the power x into b to the power y। आपने क्या किया, आपने कहा सर मोलर कंसंट्रेशन a1 एंड मोलर कंसंट्रेशन b1, तो मैं रखूंगा r is equals to k into 1 to the power x into b1 to the power y, तो मेरे पास r is equals to k आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा, ध्यान देना इधर, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। सिंपल, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। और शायद इसीलिए हम इसको रेट कांस्टेंट भी बुलाते हैं और हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ गया, तो रेट कांस्टेंट एक रेट ऑफ रिएक्शन माना जाएगा, लेकिन किस रिएक्शन का, जहां कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो इसलिए आप रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बुला सकते हो। और सिंपल, इस रेट कांस्टेंट के अपने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैं वन बाय वन बोलूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं अपने पास। सबसे पहला, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जिस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। पहला, मोर रेट कांस्टेंट मोर रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, आप कितने भी कंसंट्रेशन से स्टार्ट करो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। पहले से रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेंपरेचर पर डिपेंड करती है, टेंपरेचर अगर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। और एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक फिक्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है, राइट। पहला, ग्रेटर रेट कांस्टेंट मोर रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर चेंज करो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। और चौथा, रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए फिक्स होता है एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर। और जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट्स आती हैं, रेट कांस्टेंट्स की यूनिट्स भी आएंगी, लेकिन वो रेट कांस्टेंट्स की यूनिट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ये पांचवा पॉइंट हो गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जब मैंने ऑर्डर बोल दिया तो लास्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप, फिर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर का क्या मतलब है, सो सिंपल, आपने इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में a टू द पावर x b टू द पावर y दिया आपने। आपको मालूम है ना x और y आपने कैसे लिया, बताओ मुझे, आपने x और y कैसे लिया? यस, x और y एक्सपेरिमेंटली आया, यहां देख के नहीं आया। तो हम क्या बोलते हैं, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितना आप रिएक्टेंट की पावर शो करते हो वो ऑर्डर कहलाता है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालेगा। जैसे आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, आप बोलेंगे x।
आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, आप बोलेंगे वाई। आपसे कहा जाएगा व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप बड़े आराम से बोलेंगे सर ओवरऑल ऑर्डर निकल के आएगा इन दोनों को ऐड करके x प्लस y। So this is the last and this is the final. Listen, now we have to close it right now. तो हम क्या बोलेंगे? I repeat, order of reaction की order of reaction means it is the power to which the concentration terms are raised in rate law expression. Power to which concentration terms are raised in rate law expression. तो here order with respect to A reaction वही है, इसलिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए x आएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी y आएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे देन वी विल गॉट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज मैंने आपको पहला थोड़ा सा बताया कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे पड़ता है। वीडियो को बार-बार देखिए, इट विल मेक यू मोर क्लियर। थैंक यू।